हमारे पास जो है प्रिंसिपल सेल्स हैं, ठीक है, लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स का और कलेक्टिंग ट्रैक्ट का, ठीक है। इसमें देखो, इसमें हमारे पास जो है इसमें क्या करवाना है, सोडियम की रिलीज़ को बढ़ाना है, यानी सोडियम की सिक्रीशन करवानी है इन द ल्यूमिन, ताकि ल्यूमिन में निकले और ल्यूमिन से हमारी यूरिन में आ जाए, ठीक है। तो इस ये क्या करवाएगा, पहले तो हमारे पास जो बेसोलेटेड मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम पंप दिख रहा है ये वाला, ये क्या करवाएगा, इसको एक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो सोडियम निकल जाएगा सेल से बाहर और पोटेशियम क्या करेगा, सेल के अंदर आ जाएगा, पोटेशियम की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। जब पोटेशियम की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो हमारे पास दो तरह के चैनल्स हैं जो पोटेशियम को सेल से निकाल के ल्यूमिन में फेंकते हैं, वो है बी के चैनल्स, जिनको हम लोग बिग पोटेशियम चैनल्स भी कहते हैं। बेसिकली इसका नाम मुझे नहीं पता क्या नाम था, बस ये पता है बिग पोटेशियम चैनल्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है रोम, ये छोटे चैनल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं रीनल आउटर मिड्यूलरी चैनल्स भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, रीनल आउटर मिड्यूलरी के चैनल्स, क्योंकि मेड्यूला से आउटर वाले पोर्शन में और मेड्यूला के इनर वाले पोर्शन में पोटेशियम चैनल्स होते हैं। तो रीनल आउटर मिड्यूलरी पोटेशियम चैनल से पोटेशियम को सेल से निकाल के ल्यूमिन में फेंक रहे होते हैं। तो ये पहले हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल सेल्स का काम, ठीक है। ये अब हम देखते हैं पीडीएफ से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल सेल पोटेशियम को सिक्रीट करवा रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जो बेसोलेटर मेम्ब्रेन में था और ल्यूमिनर मेम्ब्रेन में बी के और आर ओ एम के चैनल थे, और एट द सेम टाइम सोडियम की एब्जॉर्प्शन हो रही है। ये सोडियम चैनल सोडियम पोटेशियम पंप से, और इनैक जो कि हमारे पास एपिथेलियल सोडियम चैनल है, यहाँ से सोडियम की एब्जॉर्प्शन भी हमारी बॉडी में साथ में हो रही है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द जहाँ, और दूसरी जगह जहाँ से हमारे पास सिक्रीजन हो रही है वो है अल्फा इंटरकलेटेड सेल, और दूसरे हमारे पास है बीटा इंटरकलेटेड सेल, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो हैं वो कंट्रोल ऑफ पोटेशियम सिक्रीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, ये कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली। कभी ये एब्जॉर्ब भी करवा सकते हैं, कभी ये सिक्रीट भी करवा सकते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं बीटा इंटरकलेटेड सेल। ये जो है ये बने हुए हैं, ये हम लोग के पास अभी हम लोगों ने पढ़े प्रिंसिपल सेल से, ये हमारे पास है नीचे वाले बीटा इंटरकलेटेड सेल्स। ये कब एक्टिवेट होंगे, कि जब हमारे पास पोटेशियम का लेवल जो होगा बढ़ा हुआ होगा इन द ब्लड में, यानी मैंने खाने में ज़्यादा खा ली तो मेरे पास ज़्यादा पोटेशियम होगी। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन पोटेशियम का जो काउंटर ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होता है बेसोलेटर मेम्ब्रेन से, वहाँ से पोटेशियम की कंसनट्रेशन सेल में बढ़ाएंगे। जब हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपी इस पंप के ज़रिए हमारे पास ज़्यादा पोटेशियम आएगा तो ये पोटेशियम चैनल लग जाएंगे ऑन द ल्यूमिनर मेम्ब्रेन में, और यहाँ से हमारे पास पोटेशियम को आउटसाइड द सेल मूव करवाएंगे। इसके अलावा भी ये बायोकार्बोनेट वाला पढ़ना है तो पढ़ो, वरना भी हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ ही लेंगे बात, ठीक है। तो ये सिक्रीजन और पोटेशियम आयन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये कब होगा, जब पोटेशियम लेवल ब्लड बढ़ा होगा। लेकिन अल्फा इंटरकलेटेड सेल जो ऊपर वाले हैं ये, ठीक है, ये हमारे पास ऑपोजिट काम करते हैं। ये हमारे पास क्या करवाते हैं, पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, जबकि हाइड्रोजन की सिक्रीजन को इंक्रीज करवाते हैं। तो ये कब काम करेंगे, जब हमारे पास पोटेशियम का लेवल लो होगा। तो देखो यहाँ पे पोटेशियम सेल के अंदर जा रही थी, यहाँ पे सेल के अंदर जा रही है लेकिन ब्लड के अंदर जा रही है, यहाँ पे लूमिन के अंदर जा रही थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे, पोटेशियम को सेल के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, और एट द सेम टाइम पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन होगी इनटू द ब्लड में बाय द पोटेशियम चैनल के जरिए। तो ये वाला इंटरकलेटेड सेल और बीटा सेल बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। अल्फा सेल क्या कहेगा कि हाँ मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं चाहता हूँ ये एब्जॉर्ब हो, ए से एब्जॉर्प्शन याद रखनी है पोटेशियम की, और बी से बाहर निकलना है, यानी कि पोटेशियम को बाहर निकालना है हमने यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर पोटेशियम की सिक्रीजन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। बना हुआ है हमारे पास अल्फा इंटरकलेटेड सेल पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, ये देख लिया हमने, ए से एब्जॉर्प्शन किधर से, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से, और हाइड्रोजन की सिक्रीजन करवा रहे हैं। नहीं, फिर हाइपरकलीमिया, यहाँ पे भी बात लिखी हुई है कि हाइपरकलीमिया जब हो जाता है तो इसकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, लेकिन हाइपोकलीमिया में इंक्रीज हो जाएगी। बीटा इंटरकलेटेड सेल हमें तो निकालने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये निकालेंगे, और हाइपरकलीमिया जब होगा तो इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और हाइपोकलीमिया इनकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। बस ये हम बात बताएंगे प्रिंसिपल सेल में बताएंगे कि हाइपरकलीमिया में इनकी एक्टिविटी का ज़्यादा हो जाएगी, हाइपोकलीमिया में इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब हमारे पास बुक में हेडिंग बनी हुई है समरी ऑफ मेजर फैक्टर्स दैट रेगुलेट पोटेशियम सिक्रीजन, कि किन की वजह से हमारे पास ये बॉडी से ज़्यादा निकलेगा और किन की वजह से हमारी बॉडी से कम निकलेगा। अब हम वो बात पढ़ने लगे। अच्छा, वो फैक्टर जो कि पोटेशियम की सिक्रीजन को बॉडी से बढ़ा रही है, तो हमने पढ़ लिया कहाँ कहाँ से इसकी सिक्रीजन हो रही है, कहाँ कहाँ से इसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। इन सेल्स पे आके ऐसी कौन सी चीज़ें एक्ट करेंगी जिनको निकालने में बॉडी से हेल्प करेंगी, ठीक है। दूसरा है पोटेशियम आयन की कंसनट्रेशन इन द, यानी कि पोटेशियम का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सिक्रीजन होगी। पोटेशियम का लेवल जब बॉडी में ज़्यादा होता है तो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी, ये
सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी बढ़ती है तो एट द सेम टाइम पोटेशियम चैनल जो ल्यूमिन वाली साइड में होते हैं ये भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये नीचे वाले और ऊपर वाले पोटेशियम के चैनल्स बढ़ जाएंगे तो डिफ्यूजन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो पोटेशियम की ल्यूमिन में ज़्यादा मूवमेंट होती है। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल जो हमारे पास यहाँ पे लगे हुए हैं इनको सेल से उठाते हैं, सेल में जो बने बनाए पड़े होते हैं उनको सेल की चैनल पे जाके वो मेम्ब्रेन पे जाके ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे लगा देते हैं ताकि ज़्यादा डिफ्यूजन है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, पोटेशियम का लेवल की जारी बात है ब्लड में बढ़ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बढ़ जाएगा, तो यानी कि लूमिन के अंदर मेरा पोटेशियम बढ़ गया। ठीक है, अब पोटेशियम क्या करेगा, लूमिन से उठ के सेल के अंदर मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। बैक लीकेज ऑफ पोटेशियम फ्रॉम सेल टू इंटरस्टिशियम ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, और एल्डोस्टेरॉन का रिलीज बढ़ जाएगा। ये मैंने गलत बता दिया थर्ड पॉइंट। इसमें क्या है कि जब रीनल, वो मैं सही बता रही थी कि पीछे की तरफ बैक फ्लो बंद हो जाएगा, वो बताना था मैंने। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब पोटेशियम के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई ना, तो सेल से जो इंटरस्टिशियल में इसकी बैक लीकिंग होती थी ना कि सेल से इंटरस्टिशियल में जाता था, वो क्या कर देगा, इनहिबिट करवा देगा। सही है, ताकि सेल से इंटरस्टिशियल में नहीं जाए बल्कि सेल से ल्यूमिन में जाए और बॉडी से बाहर निकल जाए, एक्सक्रीट हो जाए उसका। एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा, हमें पता है पोटेशियम इंटेक बढ़ने से एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप को बढ़ा देगा या सोडियम चैनल को भी लूमिनल मेम्ब्रेन पे वो बढ़ा देगा, तो इसकी इस तरह एक्सक्रीजन ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरा हमारे पास है ट्यूबुलर फ्लो रेट। ट्यूबुलर फ्लो रेट होता है कि ज़्यादा लूमिन के अंदर से ज़्यादा फ्लो से फ्लूइड गुजरेगा। कि जब ज़्यादा फ्लो से फ्लूइड गुजरेगा, मुझे बताओ, ठीक है, तो पहले सोडियम लूमिन से सेल से निकल के लूमिन में आया, जल्दी से फ्लो हुआ और वो फ्लो की वजह से जल्दी से वो चला गया पोटेशियम। ठीक है, तो ज़्यादा फ्लो होगा, पोटेशियम इस कॉन्टिन्यूसली फ्लश डाउन द ट्यूब्यूल होगी, तो लूमिन के अंदर पोटेशियम का लेवल राइज नहीं करेगा, तो पोटेशियम की सिक्रेशन बढ़ी रहेगी। लेकिन अगर मैं इसका ऑपोजिट कर दूँ, मैं कम कम फ्लूइड को गुजारूँ लूमिन से इनटू द यूरिन में, तो मेरे पास ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगी लूमिन की पोटेशियम में, तो उसकी सिक्रेशन इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये बात ध्यान रखनी कि जितना फ्लो रेट ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा पोटेशियम बॉडी से बाहर निकलती है और उतना ही लेवल जो होता है पोटेशियम का बॉडी में सही रहता है। दूसरा, बी के चैनल जो होते हैं वो एक्टिवेट हो, जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ता है, वही बात बता रही हूँ कि ज़्यादा फ्लो रेट ही बेटर होता है हमारे लिए, तो ज़्यादा जो इसका बी के की एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा पोटेशियम निकलेगा सेल से बाहर। दूसरा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमारे पास सोडियम इंटेक अफेक्ट करती है पोटेशियम की एक्सक्रीशन को। ठीक है, सोडियम ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन कम हो जाएगी, क्योंकि पता है ना ये एल्डोस्टेरॉन की एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एल्डोस्टेरॉन। ज़्यादा सोडियम हम खा रहे हैं तो हमें सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो सोडियम एल्डोस्टेरॉन नहीं निकलेगा। अब एल्डोस्टेरॉन नहीं निकलेगा तो हमारे पास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, पोटेशियम की एक्सक्रीजन करवाता था, तो पोटेशियम सिक्रीजन कम हो जाएगी एल्डोस्टेरॉन की वजह से, जिसकी वजह से पोटेशियम की एक्सक्रीजन कम होने की पोटेशियम एक्सक्रीजन कम हो जाएगी। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन कम तो पोटेशियम की एक्सक्रीजन कम। ठीक है, लेकिन सोडियम इंटेक की वजह से हमें पता है ज़्यादा सोडियम होगा तो ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा, क्योंकि ज़्यादा वाटर होगा हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस सोडियम को, पानी को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा सोडियम को बॉडी से बाहर निकालती है और पानी को भी, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा तो ट्यूबुलर फ्लो रेट भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ये तीनों चीज़ें बढ़ेंगी तो हमें पता है पोटेशियम की सिक्रीजन इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि लूमिन के अंदर ज़्यादा पोटेशियम आएगा। ठीक है, जब लूमिन के अंदर ज़्यादा पोटेशियम आएगा तो हमारे पास पोटेशियम की एक्सक्रीजन अनचेंज रहेंगी, यानी कि एल्डोस्टेरॉन कम होने की वजह से इनहिबिट भी नहीं होगी और जीएफआर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा भी नहीं होगी, बल्कि नॉर्मल पोटेशियम की एक्सक्रीजन होगी बॉडी से। दूसरा, एक मिनट को, दूसरा हमें एसिडोसिस का बताया हुआ है, एक्यूट और क्रॉनिक इफेक्ट। जब एसिडोसिस होती है, जैसे मैंने बताया था, तो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती थी और पोटेशियम की सिक्रीजन कम होने की वजह से पोटेशियम का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब बहुत अरसे तक एसिडोसिस हमारे बॉडी में रहती है तो ये बात पढ़नी है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, जो हमें पता है ना प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एब्जॉर्प्शन करवाती है, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ना फ्लो रेट बढ़ जाता है। और जब फ्लो रेट बढ़ेगा, ठीक है ना, तो एब्जॉर्प्शन कम होगी तो ज़्यादा बात है फ्लूइड उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फ्लो रेट बढ़ने की वजह से सिक्रीजन बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो ये है हमारे पास सोडियम, ये बना हुआ है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से सोडियम क्लोराइड और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ये नहीं होगी। ठीक है, तो जब ये नहीं होगी तो ज़्यादा फ्लो रेट ज़्यादा होगा और ज़्यादा सिक्रीजन होगी। ठीक है, इसी तरह जो इनहिबिटरी इफेक्ट होगा ना हाइड्रोजन का ऑन द सोडियम पोटेशियम पंप, वो
इनहिबिट हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। फिर डाइट हाई इन पोटेशियम एंड लो इन सोडियम। देखो, हम पुराने ज़माने में डाइट ऐसी होती थी जिसमें पोटेशियम लेवल ज़्यादा होता था और सोडियम लेवल कम होता था, जिसकी वजह से बंदे को ना ब्लड प्रेशर होता था, ना कार्डियक डिसऑर्डर्स होते थे। अब क्या है हमारी बॉडी में, हम लोग जो ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें सोडियम लेवल ज़्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है। अब सोडियम ज़्यादा होने की वजह से हमें ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि जब सोडियम ज़्यादा होता है तो वाटर को बॉडी से बाहर नहीं निकले देता, वाटर रिटेंशन हो जाती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स पे ओवरलोड बढ़ जाता है, हार्ट पे वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से बंदे को हार्ट डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर और हाइपरटेंशन होती है। लेकिन जब हम पोटेशियम ज़्यादा लेते हैं और सोडियम कम लेते हैं तो पोटेशियम वेसल्स की रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, रिपोलराइजेशन में हेल्प करता है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी पे ब्लड वेसल्स पे वर्क लोड नहीं बढ़ेगा, तो हार्ट पे वर्क लोड नहीं बढ़ेगा, और जब हार्ट लोड ज़्यादा नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, किडनी डिसऑर्डर्स भी नहीं होंगे, ठीक है। तो एज रिलेटेड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।